एक स्ट्रगल है। 1975 जिस तरह 1973 का आइन हो आपको पता है, उसके लिए भी पीपल्स पार्टी को ही क्रेडिट जाता है। वही बानी सियासी जमात है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने। मैडम मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। एक बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी है। यह क्रेडिट जाता है मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। आईनी बेंच बना, आपको पता है जिस तरह 18th अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद 19वीं तरमीम करके जिस तरह अख्तियारात पार्लियामेंट से वापस लिए गए थे, आज 26वीं तरमीम पास होकर मंजूर होकर एक दफा फिर अख्तियारात पार्लियामेंट की तरफ गए। क्या कहेंगी एमएनए साहिबा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जो रोल है उसको जो है मेरे पास तो अल्फाज नहीं अप्रिशिएट करने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने अपनी लीडरशिप को न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि जो है वो नेशनली और इंटरनेशनल मनवाया है, उसकी मैं समझती हूँ कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बिल्कुल साबित किया है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की लेगेसी को जिस डिटर्मिनेशन के साथ वो लेके चल रहे हैं आगे, वो यकीनन जो है अपने आप को उनका सही वारिस और पाकिस्तान के आइन का मुहाफिज उन्होंने साबित किया है। यानी वो आईनी तरमीम जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल एजेंडा था, जो कि एक इल्स थे हमारे जुडिशल सिस्टम में, उसको उन्होंने जिस जो है एक बेहतरीन लीडरशिप का मुजाहरा किया है कि न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर, अपने इत्तेहादियों के अंदर, बल्कि एक ग्रेटर कंसेंसस उन्होंने पैदा किया है। जिस तरीके से उन्होंने जो है तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया और जो एक उनका जेस्चर था पार्लियामेंट के अंदर भी, वो काबिल तहसीन है। और मैं समझती हूँ कि जिस इन्होंने साबित किया कि जो है हमने तो नहीं देखा था कि भाई जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है मुत्तफ़िका आइन मंजूर कराया तो उन्होंने मुत्तफ़िका आइन कैसे मंजूर कराया, लेकिन हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को देखा कि उन्होंने मुत्तफ़िका आइनी तरमीम कैसे जो है उन्होंने एक कंसेंसस के साथ जो है मंजूर करवाई, जो कि आज के पोलराइज माहौल के अंदर यकीनन एक बेहतरीन जो है कारनामा है उनका। मैंने साहबा जिस तरह आपने इशारा दिया कि बीबी साहिबा की एक परवरिश थी, आपको पता है मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की भी परवरिश, और आसिफ अली जरदारी साहब उनके साथ हैं, आपको पता है। और बिलावल साहब ने हत्ता के पीटीआई को भी ऑन बोर्ड, आपको पता है, ऑन बोर्ड करने के लिए एक आखिरी दिन भी इंतज़ार किया। आपको पता है कि वो एग्री भी हुए। उन्होंने कहा है कि हम 100% इत्तेफाक करते हैं। उसके बाद इनकी मुलाकात भी, इसका क्रेडिट भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, बानी पीटीआई से करवाया गया। उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया, आपको पता है। क्या कहेंगी? नहीं देखिए, मसला है कि पीटीआई के ऊपर आप जो ना सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं, उनके इख्तियार में नहीं है। यानी वो ड्राफ्ट से मुत्तफिक है। यानी सबसे अहम कामयाबी ये है कि एक ऐसा ड्राफ्ट आया, एक ऐसा जो है आईनी तरमीम का, जिसपे आपके जो है इत्तेहादी और अपोजिशन सब मुत्तफिक थे। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो पीटीआई की मौजूदा जो लीडरशिप है या क़यादत है, उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। वो इस हर जो मौका है उसको तलाश करके इमरान खान अहमद नियाजी साहब जो है एनआरओ लेना चाहते हैं। तो वो कोई भी मौका जो है वो जाया नहीं जाने देते, चाहे वो उन्हीं के मफाद में हो, चाहे वो मुल्क के मफाद में हो, चाहे वो पार्लियामान के मफाद में हो। आप ये देखें कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर एतराज किया जाए, क्योंकि एक तो पहली बात थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मुकम्मल इत्तेफाक राय था, न सिर्फ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज का, बल्कि तमाम सियासी कायदीन का भी। फिर उसके बाद जब 18वीं अमेंडमेंट मंजूर हुई तो वो भी एक मुत्तफिक का इत्तेफाक राय से मंजूर हुई थी। तो हर चीज जो है बड़ी जो है एक तफसीली तौर पर उस पर बहस भी हुई थी, उस पर इत्तेफाक राय भी हुआ था। लेकिन जो 19वीं तरमीम थी वो शब खून था पाकिस्तान के पार्लियामान के ऊपर। वो यकीनन जिसको बोला कि एक काला नाग, वो काला नाग वही इल्ज है, वो इल्ज है जो कि हम पे मुसल्लत किए गए, जो कि पार्लियामान के इख्तियारात को सल्ब करना चाहते थे, जिन्होंने 58(2)B के बाद एक नए किस्म का जो है ना आमिराना शिक अपने हाथ में रखी। तो ये एक ब्लैकमेल करके 19वीं अमेंडमेंट मंजूर की गई थी,
यानी कौन सी दुनिया में ऐसा होता है कि जजेस अपने आप को खुद अपॉइंट कर लें, जिसमें आप पार्लियामान सही। को बेवकूफ कर दें। देखिए पार्लियामान के मेंबर जो हैं वो वोट लेकर आते हैं लाखों करोड़ों लोगों का, और उनके पास बिल्कुल जो है, और ये कहना है कि जी उनकी कोई विजन नहीं है, और वो जज जो है जो चंद लोग हैं जो कि इन्हीं जो है आप ये देखें कि पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ जो है उन्हीं के सहारे से आगे बढ़ते हैं, वो अपने आप को हर चीज से बालातर कर लें और ऐसे फैसले करें। हमारे यहाँ तो देखिए ना अदालती तारीख ये है क्या, जो इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर 142 ममालिक में से हमारी जो अदलिया है वो 130वें नंबर पर है। इनको मेरे ख्याल में खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए थी। फिर आप ये देखें अहम सही। तरीन मामला, अहम तरीन केसेस जो है वो पेंडिंग रहते हैं, लोग जो है पब्लिक की ये सारी जिंदगी गुजार देते हैं, एरिया रगड़ रगड़ के अदालतों की अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन केसों के फैसले नहीं आते। फैसले किसके आते हैं? टमाटर की कीमत के, नुस्खा टावर गिराने के, जो है वो अपनी जो है तसल्लुत कायम करने के लिए आप वजीरों जो वजीर आजम है उनको नाअहल करने के लिए, तो रेकोडिक के अंदर जो है यानी इंतजामी मामला के अंदर अमल दखल के लिए, डैम बनाने के लिए, यानी एक जज इतना ताकतवर हो गया है चीफ जस्टिस या जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, कि वो समझते हैं कि हम पर कोई ना अकाउंटेबिलिटी है ना कोई कतगन है, हम चाहें तो पूरे मुल्क के इंतजामी मामला अपने हाथ में लेते हैं, और फिर जो जुर्माने होते हैं, जो फाइन्स होते हैं, जो लॉसेस होते हैं, उसकी भी इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अहम तरामीन थी जिनको होना चाहिए था, एक तवाज़ुन होना चाहिए था। और आप ये देखें कि जुडिशल काउंसिल के अंदर नुमाइंदगी अपोजिशन की भी है, हुकूमत की भी है, हाँ। और अदलिया की भी है। तो ये एक बेहतरीन कंपोजिशन है। और ये कौन कहता है कि जी अगर आप सीनियरिटी की बेसिस पे ही आप बन जाए तो, और आपकी कोई जो है कारकर्दगी का कोई जायजा ना ले, ये तो कहीं पे भी नहीं होता है वो दुनिया में। मतलब एक आपकी कारकर्दगी आपके सामने होनी चाहिए, अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए। फिर आईनी बेंच अगर बनते हैं और जो आईनी मामलात हैं उस पर जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि फिर बाकी जो केसेस हैं वो उनके ऊपर फोकस करने का मौका मिलेगा हमारी अदलिया को, और वो उसके ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो दे सकेंगे। हर वक्त सुओ मोटा लेके कभी टमाटर की कीमत, कभी सब्जी की कीमत, कभी पकौड़ों की कीमत, तो ये मुकर्रर करने से बेहतर कभी डैम बनाना, फिर वो डैम बनता कहाँ है? हम तो ढूंढ रहे हैं वो डैम। इससे पाकिस्तान के मासूम लोगों ने पता नहीं कितना जो है फंड इकट्ठा किया ये सोच के जी तो डैम बनने वाला है, वो डैम वाला बाबा पता नहीं कहाँ है। एमएनए साहबा, क्या रास्ता वो बंद हो गया? जैसे साकिब निसार जैसे, खोसा जैसे चीफ जस्टिस आते थे, वो रास्ता बंद हो गया या बंद कर दिया गया, अब ऐसा नहीं होगा? देखिए बात ये कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुकम्मल तौर पर, लेकिन बहरहाल एक कलेक्टिव विजडम होगी जुडिशियल काउंसिल के अंदर। एक किसी भी जज की जो है उसकी कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा। वरना आप ही देखें कि हो क्या रहा था, बगैर कॉज लिस्ट के जो है केस सुने जा रहे थे, बगैर जो है डिटेल जजमेंट आए हुए जो है वो एक्सप्लेनेशन जारी की जा रही थी, आइन को रीराइट किया जा रहा था, यानी लोगों के अपने मोटिव्स नजर आ रहे थे। इंसाफ तो कहीं नहीं था, इंसाफ तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। कहते हैं इंसाफ तो बोलता है, वो जो इंसाफ है वो बोल नहीं रहा था, वो जो है वो आपको जंग आलूद लग रहा था। यानी आप ये देखें कि चीफ जस्टिस भी परेशान है कि जी कॉज लिस्ट तो निकली नहीं, ये किस तरीके से फैसले हो रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन आ रही हैं, कि किस तरीके से वेबसाइट पे लग रही, तो एक अलग ही जो है महाज खुल गया था। तो मुझे लगता है बेहतरी के लिए रास्ता निकला है और इंशाल्लाह इससे जो है बहुत बेहतरी आएगी जो पूरा सिस्टम है उसके। खैर सैयद कामरान साहबा, आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने, काफ़ी अरसे से आपको पता है इक़्तिदारी ऐवानों में क्या होता है। अब जो मौक़िफ़ दिया जा रहा है पीटीआई के हवाले से कि हमने इसीलिए वोट नहीं दिया, हम तो इस असेंबली को मानते नहीं हैं, ये तो एक जाली मैंडेट के साथ है, अगर ये था तो वो पार्लियामान की आपको पता है खुसूसी कमेटी में भी बैठे, उसमें उमर अयूब साहब थे, आमिर डोगर थे, बैरिस्टर गोहर थे, और दूसरी बात ये है कि मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने कंटिन्यू मुलाकातें की कि उनको आखिरी तक ये यकीन था कि मौलाना साहब कायल नहीं होंगे और ये तरमीम नहीं हो सकेगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए मैंने बताया ना कि मैं तो सिर्फ हमदर्दी कर सकती हूँ, वो बेख्तियार है। वो अगर किसी चीज को सही और दुरुस्त की समझते हैं, जैसे कि वो पूरी मुशावरत में रहे
और एक मुतफ़िका ड्राफ्ट जो है वो सामने आया हमारे, लेकिन उनके इख्तियार में नहीं है कि वो वोट कर सकें, क्योंकि मसला ये कि उनके पास टास्किंग कुछ और है। अब अगर आप ये जिस आप नहीं मानते पार्लियामान को, उस पार्लियामान से आप तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, उस पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज को आप चेयर कर रहे हैं, उस पार्लियामान के फ्रेंडशिप ग्रुप में आप शामिल हैं, उस पार्लियामान की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप मौजूद होते हैं, उस पार्लियामान में सबसे ज्यादा वक्त बात करने का आप लोग लेते हैं, उस पार्लियामान में अपना जो है पार्लियामेंट्री बिजनेस आप जमा कराते हैं। तो जब आप उस पार्लियामान के तमाम पर्क्स, प्रिविलेजेस, बेनिफिट, हर चीज ले रहे हैं और उसकी हर चीज के अंदर एक मुकम्मल किरदार अदा कर रहे हैं, उसे बैठे हैं, कल भी बैठे थे, तो फिर मतलब ये कि अगर आपकी तादाद कम है और या आप कोई फाल किरदार अदा नहीं कर रहे, तो फिर उसका आप इल्जाम बाकियों को या पार्लियामान को क्यों देते हैं? हमारे सामने तो इनकी एक मिसाल है, अगर आपको याद है कि ये इससे पहले भी इन्होंने इस्तीफे दिए, उसके बाद तनख्वाहें ले ली। 2014 में पार्लियामेंट